जी बेटा, हमारा तीसरा चैप्टर है गैसेस। हम आज गैसेस वाला टॉपिक बेटा शुरू करेंगे। गैसेस और बॉयल्स लॉ बेटा आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बॉयल्स लॉ के तमाम न्यूमेरिकल्स और बॉयल्स लॉ में जितने ट्रिकी क्वेश्चंस बेटा वो ग्राफ के हवाले से पूछता है वो मैं आपको सारे आज एक्सप्लेन करूंगा। और उसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं बेटा वो सारे न्यूमेरिकल्स बेटा मैं आपको विदाउट फार्मूला, विदाउट कैलकुलेटर, डायरेक्ट ट्रिक से बेटा सॉल्व करना सिखाऊंगा। जी हम अपने टॉपिक की तरफ बेटा चलते हैं। टॉपिक हमारा है गैसेस। हमें पता है गैसेस को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ फंडामेंटल बेसिक चीजें हैं बेटा जो आपको वैसे भी पता है, और कुछ बेटा मैंने यहाँ से आपकी जैसा कि आपको पता है बेटा आपकी एमडी कैट में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा बेटा फेडरल बोर्ड की बुक भी इंक्लूड होती है। तो फेडरल बोर्ड से कुछ चीजें जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा वो भी मैंने कुछ यहाँ पर लिख दी, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक में है वो तो बेटा आपने पढ़ी हुई है। मैं आज फेडरल की कुछ चीजें बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। एक पूरा टॉपिक यहाँ पर हम नया ऐड करेंगे। मैटर बेटा हमें पता है मैटर की फोर्थ स्टेट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 3 स्टेट्स बेटा आपको पता है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, आपको पता है क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। और फोर्थ स्टेट है बेटा प्लाज्मा। प्लाज्मा ओनली एट हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करती है। हमारी दुनिया में बेटा नॉर्मली प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, नॉर्मल टेम्परेचर पर नेचुरल प्लाज्मा जिसको बोलते हैं। अगर एग्जिस्ट भी कर रहा तो बहुत कम जगहों पर बेटा ये पाया जाता है। जी गैस वर्ड जो है बेटा, गैस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द केओस। गैस वर्ड को बेटा ये जो गैस वर्ड है इसको केओस से डिराइव किया गया है। और केओस का मतलब बेटा क्या होता है, रैंडम। अफवाह को भी बेटा आपको पता है बोला जाता है। रैंडम का मतलब होता है ऐसी बेतरतीब मूव करना। इसको केओस क्यों बेटा बोला जाता है, क्योंकि गैसेस के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं। और एक गैस मॉलिक्यूल बेटा फॉर एग्जांपल यहां से यहां रैंडम मूव कर रहा है ना, तो गैसेस मॉलिक्यूल बेटा रैंडम मूव करते हैं। मसलन ये गैस मॉलिक्यूल है यहां से यहां मूव कर रहा है ना, उस वक्त तक ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक ये किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड ना कर दे। जब ये इधर से इधर स्ट्रेट मूव करता हुआ इस पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, फॉर एग्जांपल इसकी डायरेक्शन ये होगी, इधर इसकी डायरेक्शन या ये हो सकती है, और ये डायरेक्शन होने के बाद भी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा अनटिल वहां तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जहां पर अगली कोलाइजन ना हो जाए। तो ये बेटा हमारे पास रैंडम बेटा मूव कर रहे होते हैं, मूव स्ट्रेट लाइन में कर रहे होते हैं, उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं जब तक कि बेटा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड ना कर ले। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को बेटा ब्राउनियन मूवमेंट्स बोलते हैं। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। ये सिंपल नाम है, इसकी डिटेल बीएससी में है बेटा। आपकी बुक के अंदर सिंपल इसका नाम लिखा हुआ है कि गैसेस की जो बेटा गैसेस की मूवमेंट जो है बेटा उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सप्लेन किया। तो गैसेस की मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट्स भी बोलते हैं। ये भी बेटा आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं, तो ये भी आपने अच्छे से इसको नोट कर लेना है। अब बेटा हम गैसेस की तरफ बाकायदा चलते हैं। तो गैसेस के सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज बेटा मैंने आपको पीछे भी बेटा बोला था, मैं सिंपल जब टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो मैं सादा एफएससी के लेक्चर की तरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको। जैसे सादा एफएससी के लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ाया जाता है तो वो पॉइंट बेटा आपने पढ़े हुए तो उनको अपने बुक से वैसे ही आपने पढ़ लेना है। मैं जब भी कोई टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो मैं सिर्फ उसकी वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो एमडी कैट के हवाले से बेटा ट्रिकी होंगी, एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगी, एमडी कैट के हवाले से वो बेटा उनको मोल्ड करके चेंज करके देता होगा, मैं वो बेटा चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो सिंपल सादा चीजें वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, वो आपने बुक से देखकर पढ़ लेनी है। जी गैसेस बेटा अगर हम देखें तो गैसेस की नो शेप, कोई शक्ल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड की शेप होती है, व्हाइट बोर्ड सॉलिड है इसकी शेप है, रूम सॉलिड है इसकी शेप है, पंखा बेटा क्या है सॉलिड है इसकी शेप है, कुर्सी सॉलिड है इसकी शक्ल होती है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते तो इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, ठीक है बेटा। और इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई शक्ल नहीं है। और ये भी आपने बेटा पढ़ा इसको जिस कंटेनर में डाल देंगे उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैस को अगर बेटा आप क्या करें जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शक्ल, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मसलन लिक्विड को आपने बेटा बाउल में डाला लिक्विड को और बर्फ जमा ली तो बेटा क्या होगी, बर्फ निकालेंगे तो उस लिक्विड की शेप बेटा क्या बन चुकी, बाउल की तरह की बन चुकी हुई होगी। लिक्विड को आप बेटा बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी में जमा ले तो उसकी शक्ल बाल्टी वाली हो जाए। इसी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, गैसेस की भी कोई शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आप इसको कंटेनर में डालेंगे, बाल्टी में डालेंगे, लोटे में डालेंगे, उसी की शक्ल ये इख्तियार कर लेता है। और गैसेस का कोई वॉल्यूम भी नहीं होता, गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। आपने इसको 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर के अंदर फिल कर दिया ना, आपने इसको 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में फिल कर दिया तो ये उससे उतनी जगह घेर लेगा। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना। तो अगर आपने गैस को 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में डाल दिया तो उसकी वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। उसी गैस को उठाकर आपने
आपने 5 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में डाल दिया तो अब उसका वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब हो गया, यानी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। जहां तक आप बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे वहां तक ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर बेटा फॉर एग्जांपल वो आपसे इस तरीके से एमसीक्यू भी पूछ ले कि मेरे पास एक गैस है, उसका एक बेटा सिलेंडर में मैंने उसको फिल किया तो उसने 1 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरी हुई है, मैंने उसी को निकालकर 5 डेसीमीटर क्यूब वाले सिलेंडर में फिल कर दिया, अब उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप बोलेंगे जितना वॉल्यूम उस सिलेंडर का है उतना ही वॉल्यूम उस गैस का हो जाएगा। आगे हम डिफ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं। डिफ्यूजन को वैसे मैंने एक्सप्लेन नहीं करना था, बहुत सिंपल लिखी हुई है, इसको आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे भी। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैसेस का खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं जो कुदरत में खुद हो रहे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने खुद करवा रहा होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। बाकी सारे आर्टिफिशियल प्रोसेस होते हैं जो उनको इंसान करवा रहा होता है। तो डिफ्यूजन है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, जब हम दो गैसेस को डाल देंगे वो खुद ही मिक्स हो जाएंगी, हमें फूंके मारने की जरूरत नहीं होती है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, जब दो गैसेस, तीन गैसेस मिक्स होंगी तो डिफ्यूजन होगा। अब यहां पर मैंने एक्सप्लेन करना था एंटीमेट मिक्सिंग किसको बोलते हैं। एंटीमेट जहां पर भी लफ्ज है इसका मतलब होता है बेटा वहां पर नमी की बात हो रही है, वहां पर किसी चीज के गीले होने की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, वहां पर एंटीमेट मिक्सिंग किसको बोलते हैं। जैसा कि आपने बेटा सेकंड ईयर 15वें चैप्टर में पढ़ा था, 15वें चैप्टर में बेटा सॉलिड वाले में थे, वहां पर एंटीमेट मिक्सिंग, एंटीमेट मिक्सचर को हीट करते थे जिससे सीमेंट बनता था। एंटीमेट का मतलब वहां पर हम उसको पानी डालकर मिक्स किया हुआ, तो इस वजह से उसको एंटीमेट बोलते थे। तो यहां पर एंटीमेट मिक्सिंग का मतलब है एंटीमेट जहां भी लफ्ज पानी की बात हो रही है वहां पर, तो एंटीमेट मिक्सिंग का मतलब अगर हम गैस को लिक्विड में मिक्स करें तो एंटीमेट मिक्सिंग, गैस को गैस में मिक्स करें तो डिफ्यूजन होगा। तो ये पॉइंट भी बेटा आपने नोट कर लेना है। आगे हम ये बेटा इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ नई बातें थी जो आपकी सिंपल पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन फेडरल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम बेटा ये भी फेडरल का एक पूरा टॉपिक है, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये आपके पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो गैसेस की मोशन बेटा जो होती है आपको पता है हैप्पैरेडली मूव कर रहे हो, तो गैसेस की मॉलिक्यूल की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, जिधर मुंह उठ गया उस उधर की तरफ इसने मूव करना शुरू कर देना होता है, ठीक है। बेड़ों की तरह इधर मुंह उठ गया इधर उठ गया तो उसने वहीं पर मूव करना शुरू कर देना है। अब गैसेस के मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसको आगे हम केएमटी में भी एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ सिर्फ सिंपल मैं नाम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गैसेस के मॉलिक्यूल की मोशन बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको क्या होगा, ज्यादा आग लगेगी, ज्यादा तेजी से मूव करेगा। समझ रहे बेटा, आग लगने का मतलब मैं पंजाबी में आग लगने का मतलब बता रहा हूँ। जितनी उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी उसकी गर्मी बढ़ेगी, उतना वो तेजी से मूव करना शुरू कर, जितना उसका टेम्परेचर कम करेगा उतना वो बर्फ में लग जाएगा, उतना वो क्या हो जाएगा, आराम सुकून से बैठ जाएगा। जी आगे बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन ऑफ गैसेस तीन तरह की होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। मैं इसके हवाले से आपको, ये आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं, मैं आपको इसके हवाले से बेटा एमसीक्यू बता देता हूं। जो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होती है ना, इसका मतलब होता है गैस के मॉलिक्यूल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। एक बार इसमें एमसीक्यू बेटा आ गया था, तो उसने पूछा हुआ था किस मोशन के अंदर मॉलिक्यूल अपनी जगह चेंज कर लेता है, जगह बदल लेगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में बेटा क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपनी जगह बदल लेता है। पहले अगर वो एक्स पॉइंट पर है तो वो वाई पॉइंट पर चला गया, वो दोबारा उस पॉइंट पर वापस नहीं आएगा। तो ऐसी मोशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में वो जगह बदलेगा, ये चीज आपने नोट कर लेनी, इसको दिमाग में बिठा लेना। इस हिसाब से जैसा भी वो क्वेश्चन दे दे तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए इसमें सिंपल जगह बदली जा रही है। इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल में हर तरह का मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। जितनी भी तरह का मॉलिक्यूल लेंगे, हर तरह का मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन, अगर वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, जिस भी तरह का मॉलिक्यूल है गैस का मॉलिक्यूल, वो ट्रांसलेशन मोशन जरूर करेगा। वो किसी भी मॉलिक्यूल को एग्जांपल दे दे, मसलन एक मरतबा उसने एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा हुआ था, व्हिच मॉलिक्यूल परफॉर्म रोटेशनल मोशन, किस मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन होती है, किस में वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो अभी मैं आपको बताता हूं किन किन मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल पाई जाती है, किस में और किस में वाइब्रेशनल पाई जाती है और किस में ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशनल हर तरह के मॉलिक्यूल में पाई जाएगी। हर तरह का मॉलिक्यूल जब मूव करेगा तो यहां पर जाकर अपनी जगह बदलेगा और जगह बदलने से क्या हो जाएगी, उसकी ट्रांसलेशनल मोशन बेटा बन जाएगी। दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब होगा एक चीज को यहां अपनी जगह पर फिक्स होना पड़ेगा और दूसरी चीज बेटा क्या होगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे यहां पर मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। एक चीज को फिक्स होना पड़ेगा और दूसरी चीज, यानी कि इसके लिए कम से कम दो कॉर्नर होना जरूरी है, इसके लिए कम से कम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होना जरूरी है। जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे वो रोटेशनल मोशन नहीं देंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला ना एक चीज को फिक्स होना पड़ेगा और दूसरी चीज को उसके गिर्द मूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए कम से कम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसमें दो एटम जरूर मौजूद हों,
मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन बेटा शो नहीं करेगा। तो इसमें बेटा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि क्या एंगुलर मोमेंटम आपने फिजिक्स में बेटा पढ़ा हुआ है, जो चीज बेटा सर्कल के अंदर मूव कर रही होती, दायरे में घूम रही होती है, उसमें बेटा एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है। यानी कि ये क्या होगा, किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा होगा, अक्रॉस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी एक पॉइंट के गिर्द बेटा क्या हो रहा होगा, ये घूम रहा होगा। और ये यानी कि स्पिनिंग होगी, स्पिन वाली मोशन को एंगुलर मोमेंटम जिसमें पाया जाता है, जो बेटा सेंट्रल पॉइंट के गिर्द घूम रहा हो, उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट फिक्स है, वो अपनी जगह नहीं बदल रहा, ये चीज आपने देखी। दूसरा मॉलिक्यूल बेटा क्या कर, वो अपनी जगह बदल रहा है और वापस मसलन यहां से शुरू किया ना, तो वो पूरा घूमकर दोबारा फिर इस पॉइंट पर वापस आ रहा है। इसमें क्या था, जब वो जगह बदलता था वो दोबारा वापस अपनी जगह पर नहीं आता था, ठीक है ना, उसके लिए फिक्स नहीं था। हाँ, फॉर एग्जांपल 50-60 चक्कर निकालकर उसमें से दोबारा से गुजर सकता है, अगली बार तो वो 70-80 चक्कर निकालने के बाद। इसमें क्या होगा, पूरा चक्कर निकालने के बाद वो फिक्स हो गया, एक चक्कर के बाद उसने दोबारा अपनी असल हालत में वापस आना जरूर है, अपने उस पॉइंट पर दोबारा वापस आना जरूर है इसमें। तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेशनल मोशन में एक फिक्स है और दूसरा क्या है, मूव कर रहा है, जगह बदल रहा है, लेकिन एक चक्कर के बाद उसने दोबारा फिर उस जगह पर वापस आना है। तो ये बेटा आपको फक्स पता चल जाए, ये रोटेशनल मोशन, इसमें कम से कम 2 एटम होने चाहिए, 2 से ज्यादा वाले भी ये कर सकते हैं। आगे उसके बाद हम करते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है सिंपल अपनी जगह पर पड़ा हुआ है और अपनी जगह पर पड़ के ऐसे ऐसे हिल रहा, थरथरा रहा है, कांप रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। अपनी जगह पर फिक्स है और अपनी जगह पर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है बस पड़ा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। ये टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। मसलन आपने ऑसिलेशन बेटा देखी होगी सिंपल पेंडुलम की, वो फिक्स पॉइंट की जितना इधर मूव करता है, फिर वहीं पर आकर फिर इतना मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसी पॉइंट के गिर्द दोबारा क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। तो वाइब्रेशन में टू एंड फ्रो मोशन होगी, पोजीशन चेंज इसमें नहीं होगी। इसमें क्या होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी, मॉलिक्यूल दोबारा उसी पॉइंट पर दोबारा घूमना शुरू करेगा, लोकेशन उसकी चेंज नहीं होगी। और इसमें बेटा वाइब्रेशन मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी। अच्छा, ये बेटा अलग से टॉपिक आप समझ लें। जब भी कोई चीज मूव करती है तो मोशन से उसमें एनर्जी आ जाती है, मोशन उसको एक एनर्जी दे देती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मसलन पंखा है, ये पंखा आराम से खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं। अगर मैं कुर्सी पर चढ़ूं, इसके ऊपर ऐसे हाथ इसके बीच में रख दूं, तो मेरे हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर यही पंखा चलना शुरू कर दे, अब मैं इसके बीच में हाथ ऐसे करूं तो तोड़ के वापस भेज देगा मेरा हाथ, ये पकड़ ले अपना हाथ। तो क्या होगा बेटा, पहले भी वही पंखा था, उसके पास एनर्जी नहीं थी, अब उसके पास एनर्जी कहां से, उसने हाथ तोड़ के मेरे हाथ में पकड़ा दिया, तो बेटा अब उसके पास एनर्जी, उसको मोशन नहीं दी। जब भी कोई चीज मूव करना शुरू कर देती तो मोशन उसको एक एनर्जी दे देती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को बेटा हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कोई चीज हिलेगी, मूव करेगी, चलेगी, तो उसमें एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें भी 2 तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है। तो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी का सम और पोटेंशियल वाइब्रेशनल एनर्जी का बेटा क्या होगी, सम होगी। आगे वाइब्रेशनल मोशन बेटा क्या होती है, 2 तरह की होती है। एक बेटा जिसको हम बोलते हैं, ये आगे ज्यादा डिटेल के साथ ये बीएससी में लिखा हुआ, जितनी आपकी बुक में लिखा मैं सिंपल वही समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। आगे हम इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहला है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2 तरह की होती है, पहली होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरी होती है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, खींचने को बोलते हैं स्ट्रेच करना, खींचना या फैलना। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आगे मजीद 2 तरह की होती है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है और दूसरा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है। सिमेट्रिक वाइब्रेशन, स्ट्रेच का मतलब मसलन ये देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल 1 2 3 है इसमें। अब बात आपने याद रखनी, बेंडिंग वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल मोशन के लिए कम से कम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होना जरूरी है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन बेटा ऐसा सच नहीं परफॉर्म करेगा। तो आपकी बुक में जो लिखा है वाइब्रेशन के लिए 3 एटम का होना जरूरी है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो। तो वाइब्रेशनल मोशन शुरू ही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल से होती है, ये चीज आपने समझ लेनी। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होगी है, ठीक है ना, HCl वगैरह दूसरे तीसरे इसमें डाई एटॉमिक में नहीं होने वाले हैं। सिमेट्रिक वाइब्रेशन बेटा, सिमेट्रिक में क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें ये सेंट्रल एटम है, ये 2 सराउंडिंग एटम है इसके। अब सेंट्रल एटम बेटा क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम के गिर्द, ये सेंट्रल एटम इसके गिर्द ये इधर जा रहा है, इधर इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये भी बेटा क्या कर रहा है, इधर इधर मूव कर रहा है। अब
सिमेट्रिक वाइब्रेशन में ये सेंट्रल पॉइंट है, जितना मॉलिक्यूल ये इधर मूव करता है ना एटम, उतना ही ये इधर मूव करता है। तो बिल्कुल तरतीब से जब ये फैलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, और जब ये स्ट्रेच करते हैं तो करीब हो, जब ये बेटा क्या करते हैं ऐसे बाहर जाएंगे, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि एक ही दम बाहर जाते हैं, उसी दम वापस आ जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, एक इक्वल रेट के साथ, तरतीब के साथ आगे पीछे जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बेटा क्या होगी? हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल बाहर निकला तो दूसरा उसके सेंट्रल एटम के करीब आ रहा होगा। एक अगर सेंट्रल एटम से दूर जा रहा है, दूसरा करीब। देखें इसमें सिमेट्री नहीं है, एक साइड पर बॉन्ड लेंथ बड़ा है, एक साइड पर बॉन्ड लेंथ छोटा है, तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। तो इसमें बेटा एक एमसीक्यू आ गया था, तो आपने अच्छे से देख लेना, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी ना, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर बॉन्ड, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। क्या होगी? बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। और बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल चेंज होगा। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर बेटा क्या होगा? बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। इसमें बॉन्ड लेंथ बेटा चेंज होती है, ये चीज आपने समझ लेना है। अगर वो सिंपल आपको पूछ ले कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसकी मैंने नोट किया कि उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, तो आप देखिए फौरन बता देंगे उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी। अगर वो ये बता रहा है कि उसमें एक साइड का बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, दूसरी साइड का डिक्रीज कर रहा है, तो आप बोलेंगे उसमें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पाई जा रही है। बेंडिंग वाइब्रेशन बेटा दूसरी होती है। बेंडिंग वाइब्रेशन बेटा क्या होती है? इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है। मसलन देखिए ये मॉलिक्यूल है, एक लम्हे के लिए यहां पर पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे, समझ बेटा, सेंट्रल एटम वहीं पर पड़ा हुआ है, तो ये बाहर चला गया, यहां पर अंदर आ गया। तो ऐसे बेटा जब वाइब्रेशन होगी, टू एंड फ्रो मोशन ही हो रही है, तो ये बेटा क्या होगी? बेंडिंग वाइब्रेशन। इस बेंडिंग वाइब्रेशन में बेटा क्या हो? बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। मसलन यहां पर बॉन्ड एंगल देखिए ज्यादा है, और यहां पर बेटा क्या हो गया? बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो यहां बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर भी 3 एटम का वाइब्रेशन में 3 एटम का होना जरूरी है, और बेटा क्या होगी? इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा। तो जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा वो बेंडिंग वाइब्रेशन में बेटा चला जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास थी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, और जो कि है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को बेटा अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना। तो पहले गैस लॉज को समझ लें, गैस लॉज क्या होते हैं। इसमें एक लफ्ज है वो भी आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो गैस लॉज बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं, वॉल्यूम का टेंपरेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल से एक्सप्रेशन शो कर रहे होते हैं। गैस लॉज में हम किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं? वॉल्यूम का टेंपरेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल से बेटा एक्सप्रेशन, रिलेशन शो कर रहे होते हैं। और बाकी जब हम टेंपरेचर, जब हम वॉल्यूम का टेंपरेचर से रिलेशन एक्सप्लेन करके, देखिए 4 चीजें हैं टोटल गैस लॉज में। गैस लॉज में टोटल 4 चीजें, टेंपरेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम। और हर लॉ के अंदर हम 2 चीजों को बेटा क्या करेंगे? 2 चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी 2 को हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट रख देंगे। टोटल 4 चीजें बेटा गैस लॉज में एक्सप्लेन होगी। हर गैस लॉ में 2 चीजें बेटा एक्सप्लेन होगी, और 2 को कांस्टेंट रख दिया जाएगा। 4 चीजें ये हैं इसमें, टेंपरेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम। मैं अपने यहाँ पर वॉल्यूम और टेंपरेचर एक्सप्लेन करूंगा, वॉल्यूम और टेंपरेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल, बाकी 2 कांस्टेंट हो गए। इसमें बेटा मैं वॉल्यूम और प्रेशर एक्सप्लेन करूंगा, वॉल्यूम और प्रेशर, बाकी जो 2 बची वो कांस्टेंट होगी। इसमें मैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल एक्सप्लेन करूंगा, बाकी टेंपरेचर और वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगली चीज बेटा देखें, उसने बोला कि जो गैस लॉ होता है ना, ये इन सारी क्वांटिटी के यूनिफॉर्म रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। यूनिफॉर्म रिलेशन का मतलब है जितना ये बढ़ेगा उतना ही इसको भी बढ़ाएगा, बिल्कुल एक जैसा ही उसको बदलेगा। यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसे ही दूसरे को चेंज करेगा। जिसको इसको बेटा क्या किया? अब वॉल्यूम का प्रेशर के साथ बेटा रिलेशन है, तो हमें पता है वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना इसने इसको बढ़ाया उतना ही इसको कम करेगा। आगे हम न्यूमेरिकल्स में बेटा सॉल्व करना है, इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। जब हम बाकी जो इक्वेशंस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, बाद में उसमें ऐसा होता है कि ये अगर सिंगल बढ़ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब अगर ये सिंगल बढ़ रहा है तो ये डबल होकर बढ़ेगा, ठीक है। जब ये मैं सिंगल बढ़ाऊंगा तो ये डबल डबल होकर बढ़ेगा, तो वो यूनिफॉर्म रिलेशन नहीं होता। इसमें यूनिफॉर्म रिलेशन है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये वाला भी बढ़ेगा। तो ये गैस लॉज, इन तमाम इस गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे गैस लॉज है, और भी सारे गैस लॉज वॉल्यूम और इन चीजों का यूनिफॉर्म बेटा रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बॉयल्स लॉ की तरफ चलते हैं। तो बॉयल्स लॉ आपने बुक से पढ़ लेना। मैं सिंपल आपको इसके ट्रिकी क्वेश्चंस बेटा और ट्रिकी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब मैं बॉयल्स लॉ के जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं ना, वो सिर्फ सिंपल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसकी जो बाकी पूरी कहानी आपने बुक पर लिखी हुई, अपने एफएससी में पढ़ी हुई है, तो आपने वहां से पढ़ लेनी है जी। इसके ट्रिकी पॉइंट्स क्या हैं? बॉयल्स लॉ में बेटा एक्सप्लेन करता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी कि अगर हम बेटा क्या करें, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज। तो बेटा जैसे मैंने पहले भी गैस लॉ में एक्सप्लेन किया था
कि ये जितने गैस लॉज हैं ना, ये यूनिफॉर्म रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि जितना ये, अब इनवर्स रिलेशन है, जितना ये कम होगा उतना ही इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ में जितना ये बढ़ेगा उतना ही इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये यूनिफॉर्म रिलेशन को बेटा एक्सप्लेन करता है। इस चीज को आपने दिमाग में बैठाना है, ये बेटा बहुत मेन पॉइंट है। जितना ये कम होगा उतना ये क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ में बढ़ जाएगा। और एंड पर जब हम इसका बेटा इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास होती है हमारे पास बेटा इक्वेशन आती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर बेटा क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं जी। अब इसी इक्वेशन को बेटा मैं दो कंडीशन के लिए सॉल्व करता हूं। इससे पहले ये इक्वेशन आती है, अगर मैं इसी को बेटा इक्वेशन के लिए सॉल्व करूं फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए बेटा ये हमारे पास बन जाएगी P1 V1 इज इक्वल टू K, P1 V1 इज इक्वल टू K। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए, किसी भी गैस की फर्स्ट कंडीशन के लिए गैस सेम है, आपने बेटा देखे ना उसके नंबर ऑफ मोल बदलने ना टेम्परेचर बदलना है। नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर उसकी पहली कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा K, और वही नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर उसकी कोई सेकंड आप बनाएंगे ना बेटा कंडीशन, उसके लिए P2 V2, फिर आपके पास K वैल्यू बेटा क्या आएगी, कांस्टेंट। अब इसी से रिलेटेड बेटा वो एमसीक्यू पूछता है कि मतलब मैंने एमसीक्यू देखा था, अगर उसने बोला कि हमारे पास पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, अगर बेटा मैं क्या कर दूं इनिशियल स्टेज इनमें से नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट, अगर मैं इनमें से किसी चीज को बदल दूं तब बॉयल्स लॉ पर बेटा क्या इफेक्ट होगा, ये बेटा एक मतलब मैंने एमसीक्यू देखा था, अच्छे से देखना। मसलन इनिशियल कंडीशन है मेरे पास, इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर में बदल रहा हूं, पहले टेम्परेचर मैंने ये ले लिया, अब टेम्परेचर बदलूंगा इसका। पहली बेटा कंडीशन के लिए हमारे पास ये है P1 V1 इज इक्वल टू K, समझ लें इसको। जैसे ही मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉयल्स लॉ के सेंसिटिव पार्ट को छेड़ रहा हूं। तो क्या होगा बेटा, अब बेटा हमारे पास जब मैं नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर बदलूंगा तो बेटा क्या होगा, बॉयल्स लॉ गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ सिर्फ उसी वक्त एप्लीकेबल है जब ये दो चीजें कांस्टेंट हैं। मैंने टेम्परेचर को बदला, जब मैंने टेम्परेचर को बदला, टेम्परेचर बदला, तब क्या होगा, अब जो नई कंडीशन बनेगी ना P2 V2, उसका K कांस्टेंट इस K कांस्टेंट के बराबर नहीं आएगा। समझ रहे बेटा, क्यों, क्योंकि जब मैंने टेम्परेचर बदला ना तो ये हमारे पास है कंटेनर, ये कंटेनर है बेटा हमारे पास। अब ये कंटेनर जैसे ही बेटा मैंने टेम्परेचर बदला तो पहले इसकी कंडीशन P1 V1 ये थी, पहले इसका कंडीशन P1 और V1 ये इसका बेटा कंडीशन थी K। जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बदला तो टेम्परेचर बदलने से बेटा क्या होता है, अब टेम्परेचर बदलने से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़कर ये हो गया, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें पता है ये हीट भी अब्सॉर्ब कर रहा है, इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। हमें पता है बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होना होता है, अगर एक चीज बढ़ी है तो दूसरी को कम होना पड़ता है, और जब हम टेम्परेचर इसके कांस्टेंट को छेड़ते हैं ना तो तब बेटा क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। और जब दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो K फिर की इसकी नई वैल्यू, बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास बेटा P1 V1 इसकी इनिशियल कंडीशन के लिए अगर इस टेम्परेचर के लिए K1 हो गया तो ये बेटा क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। अब बेटा देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं इन कंडीशन के लिए, मसलन मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेंगे, और जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तब मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो तब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब मैं इसके कांस्टेंट को चेंज करूंगा तो कांस्टेंट को चेंज करने से ये दोनों बढ़ेंगे। कांस्टेंट बढ़ाऊंगा T, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये दोनों बढ़ेंगे, टेम्परेचर कम करूंगा दोनों कम होंगी, तब हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब हम मैंने टेम्परेचर T बढ़ा दिया तो P2 भी बढ़ गया, V2 भी बढ़ गया, K2 बड़ी वैल्यू आ जाएगी K1 से। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बेटा ये हमारे पास P2 V2 बड़ा हो जाएगा और P1 V1 छोटा हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो हमारे पास P1 V1 बड़ा हो जाएगा और ये बेटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस चीज को आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। ऐसे अगर मैं नंबर ऑफ मोल बदलूं तो सेम इफेक्ट उसका भी होगा, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ मोल बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ मोल बढ़ने से बेटा क्या हो जाएगी, गैस बढ़ जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल भी सिलेंडर में इंक्रीज करता हूं तब भी ये दोनों चीजें बढ़ेंगी, और दोनों चीजें बढ़ेंगी तो हमारे पास K एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जो पिछले कांस्टेंट से क्या होगा, डिफरेंट। यानी अगर आप इन कांस्टेंट को छेड़े तो इसी हिसाब से वो एमसीक्यू पूछता है, अगर आप इन कांस्टेंट को छेड़े तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जिसको आप टेम्परेचर बढ़ाएं या नंबर ऑफ मोल बढ़ाएं वो वाला फैक्टर बढ़ जाएगा और दूसरे वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे बेटा, यानी कि अगर आप कांस्टेंट को छेड़ेंगे
होता P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2 बेटा होगी। इसके हिसाब से बेटा एमसीक्यू आ जाते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अगर वो किसको कैसे चेंज करे तो किसका आंसर पड़ेगा और वो क्या होगा। आगे इसी हिसाब से वो ग्राफ को भी बेटा चेंज करके पूछता है। जी हम सबसे पहला ग्राफ पढ़ते हैं जिसको आइसोथर्म या हाइपरबोला बेटा यहाँ पर बोलते हैं। जी इधर वाली साइड पर मैंने वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब ले लिया, इधर वाली साइड पर प्रेशर ले लिया। ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, इसको दोबारा से बुक से देख लेना है। मैं सिर्फ इनको बेटा एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रिकी क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछता बेटा मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी बेटा जरा गौर से देखिए, अब हमारे पास ये कर्व आ गई आइसोथर्म जिसको हम बोलते हैं। अब मैं सिर्फ एक आइसोथर्म, मैंने तीन आइसोथर्म तीन टेंपरेचर पर बना लिए हैं। पहला टेंपरेचर T1 T2 और T3 पर मैंने तीन आइसोथर्म बनाई हुई हैं और टेम्परेचर मैंने बदला हो तो आपको पता चल गया होगा बेटा उसका कांस्टेंट भी फिर बदल गया होगा। इसी वजह से वो कर्व आगे चली गई है। क्या होगी, कर्व आगे। बेटा देखें जब मैंने टेम्परेचर बदला, ये देखें टेम्परेचर बदला, जब मैं नंबर ऑफ मोल बदलूंगा तो बेटा देखें ये कर्व दोनों एक्सिस से दूर जा रही है। इसका मतलब दोनों चीजें बढ़ गई हैं, वॉल्यूम भी उसका बढ़ गया और प्रेशर भी क्या हो चुका है, उसका बढ़ चुका है। ये चीज आपने एक्सप्लेन करनी है। ये आपकी बुक में उसने यहाँ पर बेटा ग्राफ में बताई हुई है लेकिन एक्सप्लेन नहीं की हुई। अब वो इसी तरीके से यहाँ से एमसीक्यू, इसी वजह से यहाँ से एमसीक्यू बेटा कंगालता है। जी यहाँ पर बेटा वॉल्यूम लिया, यहाँ पर मैंने प्रेशर लिया। अगर बेटा मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, यहाँ पर देखें इस प्रेशर पर वॉल्यूम है ये, इस प्रेशर पर वॉल्यूम है ये, इस प्रेशर पर वॉल्यूम है ये, इस प्रेशर पर वॉल्यूम कम। यानी जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक आइसोथर्म आ गया। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अभी मैंने बोला कि दोनों चीजें, प्रेशर भी बढ़ जाएगा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो हमारे पास एक अनदर आइसोथर्म आ जाएगी दैट इज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, जो कि दोनों एक्सिस से बेटा क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर बेटा एक रेगिरी कर्व आ गया। अगर मैं टेम्परेचर और इंक्रीज करूंगा एक थर्ड कर्व हमारे पास आ जाएगी। अब इसको समझिएगा, ये जो बेटा मेरे पास पहली कर्व है, ये पहली कर्व, इस पहली कर्व के लिए बेटा ये k की वैल्यू कांस्टेंट है। इसके लिए भी जो k आएगा ना, इस कर्व के ऊपर वाला k वो भी कांस्टेंट होगा, इस कर्व के ऊपर वाला जो k आएगा वो भी कांस्टेंट होगा। अब आपने समझना है, इस कर्व का जो k कांस्टेंट होगा वो इस कर्व के k कांस्टेंट से मैच नहीं कर रहा होगा, इस कर्व का जो k कांस्टेंट होगा वो इस कर्व के k कांस्टेंट के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, वो डिफरेंट होंगे। ये चीज आपने नोट कर लेनी बेटा। अब k कांस्टेंट बेटा इस लाइन के ऊपर जितने k आएंगे, इस प्रेशर और इस वॉल्यूम का जो k होगा वो कांस्टेंट, इस प्रेशर और इस वॉल्यूम का जो k होगा वो भी कांस्टेंट। यानी कि इस लाइन के ऊपर जो k आएंगे वो सारे कांस्टेंट, और इस लाइन के ऊपर जो आएंगे वो सारे कांस्टेंट, और इस लाइन का k कांस्टेंट इस लाइन के कांस्टेंट से मैच नहीं करने वाला। यानी इस लाइन के ऊपर मैं कोई कंडीशन लगा लूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगी, और इस लाइन के ऊपर जब मैं बेटा एक्सप्लेन करूंगा ना, तो इस लाइन के ऊपर जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा। समझ रहे बेटा, हर लाइन के ऊपर, जब मैं ऊपर लाइन की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाकर एक अगली कर्व हासिल कर ली। अब इसमें बेटा क्या होगा, वैल्यू ऑफ k चेंज हो जाएगी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया यहां पर। जब वैल्यू ऑफ k को बेटा एक्सप्लेन हो जाएगी, अब इसके लिए बेटा मैं कोई फॉर एग्जांपल एक अलग कंडीशन, और इसके ऊपर भी जो इसका k होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसकी बेटा मैं बोल देता हूं, इसकी कंडीशन मैं अगली एक्सप्लेन करता हूं, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। ये बेटा मैंने इसकी कंडीशन लगा दी यहाँ P3, और यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे बेटा, इस कर्व के बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इस कर्व के P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 बराबर होगा, ठीक है ना। और इस कर्व के ऊपर भी, ऊपर अगर मैं बात करूं प्रेशर को चेंज करूं तो इस कर्व के ऊपर वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इस कर्व के प्रेशर और इस कर्व के प्रेशर की बात करूं, इस कर्व के वॉल्यूम और इस कर्व के वॉल्यूम की बात करूं, तो यहां से यहां चलते हुए जब ये कर्व यहां से यहां पर गई ना, तो प्रेशर भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा। हाँ, इस कर्व के ऊपर, जब एक ही कर्व के ऊपर की बात करूंगा तो प्रेशर अगर बढ़ रहा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर मैं इस कर्व से इस कर्व की बात करूं तो दोनों प्रेशर भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो यहां पर बेटा आपने चीज एक्सप्लेन कर रही है, इस कर्व का, पहली कर्व का जो P1 V1 है ना, वो बराबर है इसी कर्व की P2 V2 के, जबकि अगली कर्व का, इस कर्व का जो P3 V3 और P4 V4 है ना, वो इसके बराबर नहीं है। दोबारा समझिएगा बेटा, इस पहली कर्व का जो P1 V1 है वो बराबर है इसी कर्व के P2 V2 के साथ, और जबकि ये बराबर नहीं है इस दूसरी कर्व के P3 V3 और P4 V4 के बराबर नहीं है। ये चीज आपने देख लेनी है। पता चल गया बेटा, उम्मीद है कि यहाँ पर समझ आ गया। अब हम अगला ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं। अगला ग्राफ बेटा हमने बनाया प्रेशर और इनवर्स
इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के बीच में। तो प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब बेटा क्या, अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन जहां भी है इसका मतलब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कर्व लाइन जहां पर भी आ जाए अपने फौरन समझ लेना इन दोनों चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। एक बार भाई एमसीक्यू आ गया था, उसने ऐसे सिंपल ग्राफ बनाया हुआ था और कर्व बनाई हुई थी, और कर्व बोल रहा था, उसने बोला था यहाँ पर x और y लिखा हुआ, तो उसने बोला था इनमें कौन सा रिलेशन है, तो आपने बोलना इनवर्स रिलेशन। जहां पर भी आप सीधा ग्राफ देखें फौरन आंखें बंद करके कुछ भी लिखा हुआ आपने उसको नहीं देखना, आपने डायरेक्ट रिलेशन उनके बीच में एक्सप्लेन कर देना है। हाँ, अगर ऐसे लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन बनाई हुई तो इस और इस पूरी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इस और इस अकेले वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन। अगर वो ऐसे दे दे, यहां पर वो बेटा लिख दे x और यहां पर लिख दे 1/y, आपसे पूछ ले कि x और y के बीच में कौन सा रिलेशन, तो आप बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। अगर वो आपसे पूछ ले x और 1/y के बीच में कौन सा रिलेशन, आप बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पर बेटा मैं दोबारा लेता हूं, यहां पर प्रेशर था और यहां पर वॉल्यूम था। मतलब बेटा क्या है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसका इनवर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बड़े के अंदर जितनी वैल्यू छोटी होती है आंसर उसका बड़ा होता जाता है। तो इसमें बेटा अब हमारे पास ये पहली बेटा टेम्परेचर का ग्राफ है बेटा, इस वैल्यू ऑफ V1 V1 V2 और ये दूसरी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर भी बड़ा होगा, वॉल्यूम भी बड़ा होगा, जबकि उसका इनवर्स बेटा क्या हो। पहले बेटा देखें, पहले हमारे पास अगर ये प्रेशर था ना तो उस पर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम था ये वाला, ठीक है। अब बेटा हमने क्या किया, अब जब हमने प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब उसका इनवर्स छोटा होगा बेटा, पहले उसका इनवर्स यहां पर था, अब उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां पर चला जाएगा। तो अब बेटा क्या होगा, पहले इस इनवर्स पर ग्राफ डॉट यहां पर लगना था, अब इसी इनवर्स पर बेटा क्या हो रहा है, छोटा होकर यहां पर लग रहा है। तो बेटा होगी हमारे पास अगली लाइन आ गई। तो बेटा हमने क्या करना है, इसकी पहली कंडीशन और इसकी दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन एक दूसरे से बराबर है, जबकि इसकी कंडीशन की जो k कांस्टेंट है वो इस कंडीशन के k कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड हो गया। अब हम इसका लास्ट ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको ये दो ग्राफ एक्सप्लेन हो गए तो ये बिल्कुल बेटा ग्राफ बिल्कुल सिंपल और सादा है, तो ये भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास इधर वाली साइड पर प्रेशर और इधर वाली साइड पर कांस्टेंट वैल्यू। जब भी बेटा हमारे पास कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आए तो इसका मतलब है जब हम प्रेशर बदल रहे हैं तो ये वैल्यू नहीं बदल रही। मतलब देखें, जब हम ये वैल्यू बदल रहे थे तो ये वैल्यू चेंज हो रही थी, तो हमारे पास इसकी लाइन टेढ़ी होती जा रही थी। इसका मतलब है जब मैं ये चीज बदल रहा हूं तो इस प्रेशर के ऊपर भी k की वैल्यू ये थी, इस प्रेशर की मैंने बढ़ा दिया प्रेशर, फिर भी k की वैल्यू वही रही, मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया फिर भी k की वैल्यू वही रही। इसका मतलब ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पर बेटा करें, ये चीज उस वक्त कांस्टेंट है जब आपके पास बॉयल्स के कांस्टेंट को आप एप्लीकेबल कर रहे हैं। अगर बेटा आप क्या कर दें, यहां पर बॉयल के कांस्टेंट को एप्लीकेबल ना करें, टेंपरेचर मैंने चेंज कर दिया T1 से T2, अब क्या होगा, अब बॉयल लॉ की कोई हैसियत नहीं है। अब क्या होगा, अब बॉयल लॉ कहां पर जाएगा, बॉयल लॉ खुडे लग जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड पर बेटा क्या हो जाएगा, अब जब बॉयल लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा तो उसकी कर्व भी बेटा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये चीज आगे हम इसका बेटा बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल करते हैं।